प्रिंस कुमार और आज मैं सोचा हूँ कि इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ा जाए। वैसे हमने पढ़ रखा है, ये 5th एडिशन है लक्ष्मीकांत का, आप देख सकते हैं, और इसका मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बना करके रखा हुआ है। तो कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, वो शायद 1 साल पुरानी है, तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए। अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप कमेंट में बताइए। अगर आपको वैसा ही वीडियो और इंडियन पॉलिटी को एकदम आसान तरीके से समझना है, कहानी की तरह से समझना है, तो आप जो है सो कमेंट में बता सकते हैं कि आप जो है वीडियो लेकर के आइए। तो मैं, अगर आप लोग का कमेंट बढ़िया रहा, आप लोग का रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, तो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। इंडियन पॉलिटी पे पूरा लक्ष्मीकांत को मैं पढ़ाऊँगा, पूरा कहानी की तरह समझाऊँगा। तो अभी आप जो वीडियो देखेंगे फिलहाल, तो वो आपको जो है सो देखने को मिलेगी इस पे हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए इंडिया में, कैसे कंपनी का राज हुआ, कैसे फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है, कि फिर कैसे ब्रिटिश जो है यहाँ पे राज करते हैं। उसके बाद हम लोग डेज टू इंडिपेंडेंस तक जाएंगे। और ये मतलब स्टार्टिंग का जो होता है इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है सो, तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है सो ये वाली वीडियो को देखिए। अगर समझ में आती है तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ आप वीडियो लेकर के आइए, तो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर बढ़िया रिस्पॉन्स रही आप लोग की तरफ से तो मैं कंटिन्यू वीडियो लेकर के आऊँगा। ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आज आप लोगों को मैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोगों के जीवन के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझना इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोगों के लाइफ में फंडामेंटल राइट्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हम लोगों को अपने जीवन को जीने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि शुरू से अंत तक लेकर के इसको बताया जा सके, और मैं पूरे कहानी इसके बारे में बताऊँगा आपको। इंदिरा गांधी से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू सब चीज़ को लेकर के चलेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, और हमें ये भी पता है कि जिस समय हमें आज़ादी मिली थी उस समय गरीबी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे थी, और उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उन्हें ही यह सौभाग्य मिला कि हम लोगों का जो देश है उसे आगे बढ़ाया जा सके। तो आइए हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंटों को जानना चाहिए। तो 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, ये सबको पता है। और इंडिया का जो गरीबी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे थी, ये भी हमें पता है। और नेहरू जी सोचे कि चलो कुछ फैक्ट्री वगैरह सेटअप किया जाए जिसके कारण से इकोनॉमी को कुछ बूस्ट मिले, है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उस समय की जो ज़मींदार लोग जो थे उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, है ना। उसके बाद उन्होंने चाहा क्या कि हम जो है सो सरकार को हाई रेट पे बेचें, लेकिन उस समय हम लोगों के पास उतनी ज़्यादा इकोनॉमी नहीं थी जो कि हम लोग जो है सो ज़मींदार से हाई रेट पे ज़मीन खरीद सके। तो सबसे पहले आर्टिकल 31 जिसे हमें पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी भी है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, है ना, कि किस प्रकार से ज़मीन को लिया जा सके। तो इन्होंने सबसे पहले चाहा कि आर्टिकल 31 को अमेंड कर दिया जाए, ताकि फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के तहत जो है सो हटाया जा सके, और उसके बाद हम लोग जो है सो सरकार जो है सो आसानी से ज़मीन को ले सके। उसके बाद वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल सेटअप वगैरह किया जा सके। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल 368 के बारे में जानना चाहिए। आर्टिकल 368 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 368 यही बोलता है कि सबसे पहले मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस को ला सकते हैं। आर्टिकल 368 बोलता है कि हम आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज को ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे आर्टिकल 13 भी आता है जो ठीक इसका अपोजिट है, जो कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोलता है। और यहाँ ये आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 के तहत कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। उसके बाद हम लोग जो है सो धीरे समझेंगे क्या होता है आगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया। आर्टिकल 31 के तहत अमेंडमेंट किया, जिसके तहत क्या हुआ कि आर्टिकल 31A, 31B एंड 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था। आर्टिकल 31A, 31B एंड 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत, ओके। उसके बाद हम सबसे पहले समझेंगे कि आर्टिकल 31A में क्या है। तो अगर सरकार को लगता है कि कोई ज़मीन जो है कोई भी ज़मीन जो है सो जनता के हित के लिए, विकास के लिए ये कार्य करेगा, तो अगर कोई भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उस ज़मीन को उससे छीन सकते हैं, ओके। उसके बाद आर्टिकल 31B के तहत यह था कि कुछ भी अगर लॉ लाते हैं और उसे 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए, मतलब ये है आर्टिकल 31B कि लैंड से रिलेटेड लॉ को 9 शेड्यूल में डाल सकते हैं। और 9 शेड्यूल में डालने का यह मतलब है कि जो भी लॉ 9 शेड्यूल में चला गया है उसमें जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब कि उसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो आप हल्का सोचिए, जानिए कि अगर कोई चीज़ जुडिशियल रिव्यू ही नहीं है तो सरकार तो वैसे तो कुछ भी चीज़ बना करके कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, ओके। तो इसे चैलेंज किया जाता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया जाता है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो इसमें यही बोला जाता है कि आर्टिकल 13 या आर्टिकल 368 कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो आर्टिकल 13 या आर्टिकल 368। तो इस केस में यही होता है कि आर्टिकल 368 को ज़्यादा वैल्यू मिलता है, उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है कि हाँ आर्टिकल 368 के तहत हम लोग जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं, ओके। एंड फिर जुडिशियल रिव्यू को हल्का सा साइड में रखा जाता है। ज़रा इससे सोचने
और समझने की कोशिश कीजिए कि जब जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगा तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। आगे चल कर के तो सरकार कुछ भी ला करके इम्प्लीमेंट कर देगी सामने में, है ना। तो हम लोग को वही दिक्कत है। अच्छा ओके, उसके बाद फिर 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिर से आता है 1964 में। उसके तहत क्या होता है कि फिर से फंडामेंटल राइट पे आँच आ जाती है। जैसे कि पिछले केस में हम लोग देखिए कि आर्टिकल 368 के तहत जो है सो राइट टू प्रॉपर्टी जो है सो छीन लिया जाता है, आर्टिकल 368 के तहत, है ना। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को हल्का सा साइड किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 में होती है तो यही होता है कि यहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू को हल्का सा साइड में रखा जाता है और फिर आर्टिकल 368 को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो सेकंड राउंड में भी यही होता है कि आर्टिकल 368 ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। ओके, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को, क्या कि हम लोग कुछ भी चीज़ अगर हमारे सामने आती है तो सुप्रीम कोर्ट के तहत ही आती है। पार्लियामेंट में अगर कोई भी लॉ बनता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जज जहाँ पे बैठती है उसे हम लोग बोलते हैं बेंचेस। क्या बोलते हैं? बेंचेस बोलते हैं। फर्स्ट बेंच मतलब अगर उस बेंच में अगर एक व्यक्ति बैठा है, एक सिंगल जज बैठा है तो उसे हम लोग बोलेंगे सिंगल जज बेंच बोलेंगे। ओके, अगर 2 व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे डबल बेंचेस। ओके, डबल बेंचेस या फिर डिवीजन बेंच बोलते हैं उसे। उसी तरह से अगर 3 व्यक्ति बैठा हुआ है तो हम उसे 3 जज बेंच बोलते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि सिविल और क्रिमिनल से रिलेटेड केसेस जो है सो यही बेंचेस के पास जाती है। लेकिन अगर संविधान से रिलेटेड कोई केस चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो है सो हमें जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बैठाना पड़ता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना नहीं होता है, इसे बनाना पड़ता है। आर्टिकल 148 के तहत हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बना सकते हैं। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें कम से कम 5 व्यक्ति को होना ज़रूरी है, 5 जजेस को होना ज़रूरी है, इससे कम जज इसमें नहीं बैठता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए तभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को बनाया जाता है। ओके, और अगर हमें यह भी लगता है कि इसमें जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए तो हम इसे ऑड नंबर में बढ़ाएंगे। जैसे कि अगर 5 जजेस है तो इसको हम लोग बोलेंगे, अगर इसको बढ़ाना है तो 5 से 7, 7 से 9 या और मतलब हमेशा इसे ऑड नंबर में बढ़ाना है। इससे क्या होगा क्या कि जो रिजल्ट आने वाला है उसमें टाई नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमें फाइनल रिजल्ट उससे आ जाएगी हमारे पास। ओके, आगे चलते हैं। कुछ और रिलेटेड टर्म है उसे हमें जानना चाहिए। मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस है और 5 जजेस जो है सो एक ही रिजल्ट बोलता है। अगर मान लिया जाए कि यही मतलब आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 से रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और वहाँ पे 5 जजेस बेंचेज है, तो ये है कि अगर ऑल 5 जजेस जो है ये बोलते हैं कि आर्टिकल 368 जो है सो सही है, तो इसमें क्या होता है, इसे हम बोलेंगे यूनानिमस डिसीजन। ओके, आगे चलते हैं स्प्लिट डिसीजन पे। स्प्लिट डिसीजन में क्या होता है कि आर्टिकल मान लेते हैं कि आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 को 4 जज जो है सो आर्टिकल 13 के साइड में है और एक जज जो है सो आर्टिकल 368 के साइड में है, तो इसमें हम बोलेंगे 4:1 में यह स्प्लिट हुआ है। 4:1 स्प्लिट डिसीजन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ओके, अब आते हैं सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को। एक केस फिर से होती है आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को लेकर के। इसे सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को फिर से चैलेंज किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। उसके बाद इसे हमें देखने को मिलेगी एक गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। ठीक है, इसमें 11 जजेस बेंच के सामने चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें यही हुआ कि 6:5 में रिजल्ट आया। इसमें यही हुआ कि आर्टिकल 13 को ज़्यादा वैल्यू माना गया, मतलब कि आर्टिकल 368 में जो पहले के मुताबिक आर्टिकल 368 बार जीत जाता था केस को, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आर्टिकल 13 को जिताया गया। ओके ओके, और फंडामेंटल राइट को पवित्र बोला जाता है, मतलब कि फंडामेंटल राइट को आँच नहीं आना चाहिए। तो इसमें यही होता है कि जुडिशियल रिव्यू को जिताया जाता है। ठीक है, लगभग इसी टाइम पे इंदिरा गांधी जो है सो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है। और यह बात क्या होता है ना, इसे कि आर्टिकल अगर 13 को जुडिशियल रिव्यू अगर मिला है तो मतलब कि अगर कोई पार्लियामेंट में लॉ लाता है मतलब कि उस लॉ को बढ़िया से जांच किया जाएगा, उसके बाद ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जब इंदिरा गांधी आई तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पावर है वो हल्का सा लिमिट किया जा रहा है यहाँ आर्टिकल 13 के तहत। तो चूँकि गोलकनाथ केस से सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का पावर लिमिट करना चाहा, तो अब यहाँ पे इंदिरा गांधी आती है और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देती है। इसे जो है सो अटैक ऑन डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। आर्टिकल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अटैक ऑन डेमोक्रेसी बोला जाता है। इसे इसलिए डेमोक्रेसी पर अटैक बोला गया है क्योंकि यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी आती है और आर्टिकल 13 से सारा पावर ही छीन लेती है, मतलब जुडिशियल रिव्यू अब करना ही नहीं है। अगर कुछ भी लो आर्टिकल 368 के तहत अगर हम कुछ भी अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसे जुडिशियल रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने करना चाहा। लेकिन डेमोक्रेसी में हमें जुडिशियल रिव्यू बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अगर कोई भी लॉ बन रहा है तो उसे बढ़िया से देखा जा सके। तो इसमें इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को लाया। इसके बाद आर्टिकल 13 में कुछ भी नहीं बचता है, आर्टिकल 368 को भी अमेंड कर दिया। ठीक है, आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड पावर दिया गया इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत, मतलब कि अमेंड करने का पावर पूरा मिल गया, है ना। उसके बाद क्या होता है, अब इसे भी चैलेंज किया जाएगा, जैसे कि अगर हम जो है सो कुछ भी
आर्टिकल 368 के तहत कुछ भी चेंज किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये तो गलत बात है। तो इसे भी जो है उससे भी चैलेंज किया जाता है कोर्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट केस निकल कर के आता है केशवानंद भारती केस। ओके, तो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था उसे जानते आइए। इसमें 13 जजेस हेडेड बाय द चीफ जस्टिस सिकरी। तो 13 जजेस बेंच बैठी थी, उसका चीफ जस्टिस उस समय का सिकरी थे, ठीक है। तो इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया था कि केशवानंद भारती केस में कि गोलकनाथ केस का जो रिजल्ट आया है क्या वो सही है या गलत है। आर्टिकल 368 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या फिर आर्टिकल 13 इज इंपॉर्टेंट। ओके, उसी प्रकार से 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सही है या गलत है। सिमिलरली आर्टिकल 13 या आर्टिकल 368 हु इज़ मोस्ट पावरफुल। ओके, तो नानी पालकीवाला बेस्ट लॉयर उस समय के थे। तो इन्होंने क्या किया, इस केस को यह बोला गया बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी बेसिक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे टच नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति का मतलब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। केशवानंद भारती केस से यही निकल करके आया था। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, मतलब कि यहाँ पे पता नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट विल बी डिसाइड। ओके, चलते आगे। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। डॉक्ट्रिन इसलिए बोला गया है क्योंकि यह आइडिया है, एक इन्वेंशन है, एक ख्याल है। ओके, इसलिए इसे डॉक्ट्रिन बोला गया है। डॉक्ट्रिन का मतलब यही होता है ख्याल। आर्टिकल 368 अनलिमिटेड नहीं हुआ, मतलब केशवानंद भारती केस के तहत जो है सो आर्टिकल 368 के पास अब बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, मतलब उसे लिमिटेड किया गया कि आप जो है सो कुछ हद तक ही अमेंड कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ से यह साबित होता है कि गोलकनाथ केस के तहत जो रिजल्ट आया था ना, वो आर्टिकल 13 को जुडिशियल रिव्यू को ज़्यादा पावर मिल गया था। तो यहाँ पे जो है सो उसे गलत माना गया, काहे कि केशवानंद भारती केस के तहत निकल कर के आता है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड ओके थ्रू आर्टिकल 368। लेकिन अगर हमें लगता है कि फंडामेंटल राइट कोई बेसिक स्ट्रक्चर में है, फंडामेंटल राइट अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर में है तो हम उसे टच नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 368 को अब फंडामेंटल राइट लिमिट नहीं करेगा, उसे अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो है सो लिमिट करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन अभी भी डिफाइन नहीं किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन में सुप्रीम कोर्ट विल बी डिसाइडेड एवरीथिंग। हम लोग बोलते हैं कि लॉ शुड बी रिटन एंड क्लियर, बट यहाँ तो लॉ शुड बी रिटन और क्लियर है ही नहीं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक आइडिया तो हमें पता ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन ही नहीं किया ना, सुप्रीम कोर्ट तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा ये तो डिफाइन ही नहीं किया। यह बात इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आई और ऐसा बात नहीं है, और उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी। तो इसके बाद क्या होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 किया जाता है इंदिरा गांधी के तहत। इसे बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि आर्टिकल 368 को फिर से अमेंड कर दिया और आर्टिकल 368 क्लॉज 4 आर्टिकल 368 क्लॉज 5 लाया गया। ओके आज के बाद इसमें यही बोला गया था, आर्टिकल 368(4) और आर्टिकल 368(5) जब लाया गया तो इसमें यही था कि आज के बाद अमेंड किया हुआ चीज़ कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ओह माय गॉड, आज के बाद अमेंड किया हुआ चीज़ कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो अब सोचिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो आज के बाद मतलब नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, लेकिन फिर से इसे भी चैलेंज किया गया है, काहे कि जब डेमोक्रेसी पे आँच आएगी तो ये तो चैलेंज करना ही है इसे। तो लेकिन फिर से इसे चैलेंज किया गया था मिनर्वा मिल केस में। ओके, तो इसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल 368 क्लॉज 4 आर्टिकल 368 क्लॉज 5 जुडिशियल रिव्यू का पावर छीन रहा था। आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 क्लॉज 5 जो है सो क्या है, जुडिशियल रिव्यू का पूरा पावर छीन रहा था। और हम जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यही केस से इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, मतलब इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन हुआ। एवरीथिंग इन इंडिया अंडर जुडिशियल रिव्यू। ओके, अब क्या है 9 शेड्यूल को समझते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो 9 शेड्यूल में यही है कि नेहरू के टाइम पे जो है सो इसमें ओनली 4 लॉ था, ओनली 4 लॉ डाला गया था, मतलब कि पार्लियामेंट से अगर कोई भी लॉ बनता है तो सिर्फ 4 लॉ को ही डाला गया था 9 शेड्यूल में। अब 2006 में क्या होता है कि मोर देन 270 लॉज को डाला जाता है बना करके। तो पार्लियामेंट को जो लॉ खराब लगता था उसमें लगता था कि हाँ भाई अगर ये जनता को पता चलता है तो ये क्या करेंगे कि जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, तो इसलिए उन लोग क्या करते थे कि 9 शेड्यूल में डाल देते थे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस है ना, मोस्ट ऑफ द लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता था जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था तो 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता था। लेकिन इसका भी अंत होता है IR केहुलू केस 2007 के तहत। तो कैसी लगी वीडियो, आप लोग जो अभी देखे 1 साल पहले वाली ये वीडियो थी, अभी आप लोग को जो दिख रही थी आप लोगों ने देखा, जो 1 साल पुरानी वीडियो है, मैंने इसे रिकॉर्ड किया था। बाकी अभी भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ, अगर कुछ न्यू एडिशन में कुछ आता है तो उसे अपडेट कर लेता हूँ। मैं अलग नोट्स बनाता हूँ उसका, तो मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स बना करके रखा हुआ, आप देख सकते हैं। ये पूरा लक्ष्मीकांत का ये वीडियो, मतलब पूरा लक्ष्मीकांत का नोट्स है ये, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आई होगी, और बाकी आप लोग खुद से भी कुछ ना कुछ पढ़िए, और बाकी अगर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद।